तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जैसे आपने देखेंगे 9th क्लास में भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, किसकी मदद से? पाइथागोरस की मदद से, थ्योरम की मदद से एरिया निकालते थे। इसके अलावा किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे, उसका भी फॉर्मूला था √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। ऐसे ही हमने देखा था कि हीरोज फॉर्मूले से हम किसी प्रकार के ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और अब जब हम पढ़ा रहे हैं कि डिटरमिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। कौन से वर्टिसेस? ये 3 वर्टिसेस लगे, 1 2 3। एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनका यूज करके मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और आर द पॉइंट्स को लिखना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अब मैंने इसे ए माना, इसे बी और इसे सी, और किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसमें 3 वर्टिसेस हैं, ए बी सी। अब आप इनमें सभी को नाम दे दो, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और ये y3। तो सभी को मैंने नाम दे दिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो आप इसके लिए क्या करोगे? फॉर्मूला लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो कैसे? a गुणे में 2, a गुणे में 2, और ये हमारा ब्रैकेट स्टार्ट। और इसमें सबसे पहले अंदर मोड। क्यों मोड क्यों लगा रहे हैं? अगर मेरा एरिया नेगेटिव में आता है तो मोड को क्या कर देगा? पॉजिटिव, क्योंकि एरिया ऑलवेज कम्स पॉजिटिव। तो इसके बाद क्या है, आपको क्लियरली कैसे करते हैं कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि 1/2 और ये डिटरमिनेंट, इसमें आप लोग क्या लिखोगे? x1 x2 x3, y1 y2 और y3। और इसके अलावा क्या था हमारे पास में? z1 1 1। क्यों? क्योंकि इसमें x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरी वैल्यू हमारी लगाया है, उसके लिए हम फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए। a गुणे में 2, x1 की वैल्यू क्या है? 0, x2 की वैल्यू क्या है? -2, x3 की वैल्यू क्या है? 10, y1 की वैल्यू क्या है? 0, y2 की वैल्यू क्या है? 3, y3 की वैल्यू क्या है? 7, 1 1 1। अब देखिए इसका ये 1/2 तो मैंने आगे लिया आपको स्टार्ट में। इसका डिटरमिनेंट कैसे बोलते हैं? प्लस माइनस प्लस, देखो लिख दिया। अब डिटरमिनेंट जब देख रहे हैं कि क्लियरली इसके लिए क्या है कि सबसे पहले इसका नंबर आता है 0 का, 0 में फंसा। अब जो 0 आया है, 0 के अंदर भले ही कुछ मत निकालो क्योंकि आगे ही 0 तो उसका जगह 0। नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है? 0, इसीलिए इसमें भी खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे क्या 0 और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है? 1। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं डिटरमिनेंट को? इसकी रो और कॉलम को क्लोज कर लेंगे और इनकी गुणा करेंगे। -7 × 2 -14 -10 × 3 माइनस का 40 माइनस में 10 × 3। तो इसके लिए क्या रहते हैं हम मोड के साथ। और देखिए ये 1/2 क्या बचा हमारे पास में? ये तो 0 0 हो गए, -14 और -30 कितने हो गए? -44। अब मोड क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। 44/2 कितना आ गया? 22 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन वर्टिसेस की मदद से कितना है? 44 स्क्वायर यूनिट। साथ में इसमें ये पूछा गया है आर द पॉइंट्स कुलीनर। पॉइंट्स कुलीनर क्या होते हैं? जब एक लाइन पर तीनों पॉइंट हो, जैसे यहाँ भी ए, यहाँ बी, यहाँ सी, जब मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाए, देन पॉइंट्स आर कुलीनर, देन पॉइंट्स आर कुलीनर। परंतु यहाँ देखने में आ रहा है area of triangle, but so these points are not collinear, इसलिए ये पॉइंट्स collinear नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एरिया 22 स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए ये पॉइंट्स collinear नहीं है। collinear क्या बोलते हैं? एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट होते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तब मेरे पास में पॉइंट्स collinear हो जाए। यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा था, वही सीधा कंसेप्ट। 1/2
सीधे इसे नाम दे दीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भाई x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 कंप्लीट हुई। सीधे यहाँ पर दीजिए एक बटे दो x1 4 4 माइनस 2 2 5 2 1 1। अब देखिए निकालने का वही तरीका एक बटे दो सीधे स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले इसका नंबर है 4 होगा तो 4 को हम क्लोज करेंगे। देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसे 4 5 बन जाए 5 माइनस 2 बन जाए 2 5 माइनस 2। उसके बाद क्या है माइनस का 2। इसकी तरह से इसके रो और कॉलम क्लोज कर लेंगे। 4 इंटू 1 4 माइनस माइनस 2 इंटू 1 तो -4 माइनस 2 माइनस 2। देखिए आप -2 नेगेटिव ऑटोमेटिक आता ही है। उसके बाद क्या है प्लस 1 तो 1 में रोल और क्लोज कीजिए 4 टू द 8 माइनस 5 टू द 10 माइनस 10। अब ये सब चीज देखिए कि 1 बटे 2 क्या रिजल्ट आया इसका 5 में से 2 गए 3 4 इंटू 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2 इंटू 4 और 2 6 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 10 और 8 18 क्या है 1 बटे 2 शायद ये 12 है माइनस 12 है प्लस 18 क्या है 12 से 12 कैंसिल तो 18 डिवाइड बाई 2 क्या है 9 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर इत्यादि नहीं दे रखे इसलिए यूनिट लिखा जाता है तो एरिया होगा स्क्वायर बना। तो इसमें आपको पूछा गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया है। दूसरा क्वेश्चन था आर द पॉइंट्स कोलिनियर। यहाँ भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं थे और यहाँ भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर क्योंकि एरिया क्या है 9 सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यहाँ भी क्या है पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यहाँ भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। बाकी पार्ट आप स्वयं सॉल्व करना। आगे इसका क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी सॉल्व करवा देते हैं। 4-5 क्वेश्चन हैं देखिए। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे दे रखा है 30 देखो। पहले तीसरा देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है इज 35 स्क्वायर यूनिट 35 स्क्वायर यूनिट। तो विद वर्टिस क्या रखे हैं k, 4 2, -6 एंड 5, 4 फाइंड द वैल्यू k की वैल्यू निकालनी है a रख देंगे। वही सिंपल सवाल a बटे 2 a x1 y1 x2 y2 x3 y2 कैसे जानते हैं 1 बटे 2 x1 की वैल्यू क्या है k 2 5 4 - 6 4 1 बराबर में 35। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि एक इंपोर्टेंट फैक्टर है एरिया ऑलवेज कम्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देते हैं। तो हमारे पास क्या है कि 1 बटे में 2 रिटर्न में निकालेंगे प्लस माइनस प्लस। अब एक बार प्लस रख दीजिए तो हमारे पास में जैसे नाम दे दें हम k की वैल्यू निकाली -6 -4। अब क्या -4 है 2 - 5 +1 है 4 × 8
माइनस माइनस प्लस, ए बटे 2 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 और माइनस 4 प्लस 12 8 30 कितना आया माइनस 10 के 12 प्लस 30 8 2 3 और 1 4 50 अब ये मैंने बताया था कि जैसे मॉड होते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो दो को इधर ले जाएंगे तो कितना आया माइनस 10 के प्लस 50 इज इक्वल टू 35। अब जैसे ही मॉड हटेगा तो मे भी पॉजिटिव और मे भी नेगेटिव, माइनस 10 के प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। केस फर्स्ट कि पहले आप पॉजिटिव केस ले माइनस 10 के प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस 70, माइनस 10 के बराबर 70 माइनस 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू माइनस प्लस 20 के इज इक्वल टू 20 अपॉन माइनस 10 की वैल्यू क्या है माइनस 2। केस सेकंड आपकी बात से नेगेटिव लीजिए, माइनस 10 के प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 10 के इज इक्वल टू माइनस 70 माइनस 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू माइनस 120 के इज इक्वल टू माइनस 120 डिवाइड बाई माइनस 10 कितना है की वैल्यू 12 है। इस तरह से हमारे पास के दो आंसर पॉसिबल है, के की वैल्यू -2 और के की वैल्यू 30। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी में क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 रखा है कि सो दैट द पॉइंट्स क्या बी कॉमा सी प्लस ए सी कॉमा ए प्लस बी एंड ए कॉमा बी प्लस सी आर कोलिनियर ये मुझे शो था कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कोलिनियर इसका मतलब क्या है, इसका एरिया 0 है। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो सीधा हम इस बात की जांच कैसे कर सकते हैं, इस बात की जांच हम ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इसका एरिया 0 आएगा, इसलिए हम इसके एरिया को 0 प्रूव कर देते हैं तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। तो रिपोर्ट क्या आती है 1/2 सेम इसी प्रकार से बी सी ए, अब लिखेंगे सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी, इसके बाद क्या है 1 1 1। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो इसको हमें 0 प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आपने देखा होगा कि मोस्टली 0 प्रूव करने के लिए हमें डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक दिमाग लगा देता हूँ कि भैया मैंने C1 का ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2, तो मेरे पास क्या जाएगा B प्लस C प्लस ए, क्या जाएगा B प्लस C प्लस ए, C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या C प्लस A प्लस B और B प्लस C, 1 1 और क्या देगा कि B प्लस C प्लस एक कॉमन ले लीजिए, तो मैंने टेकिंग B प्लस C प्लस A कॉमन आ रहा है तीनों में फ्रॉम C1, देखिएगा B प्लस C प्लस A तीनों में है, सो हम इसको कॉमन ले लेंगे इस कॉलम से। तो B प्लस C प्लस A हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है 1 1 1 C प्लस A प्लस B प्लस C 1 1 1। अब क्या लिख रहे हो
C1 बराबर 3C3, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जी, यानी जब डिटरमिनेंट के अंदर मेरे पास दो कॉलम बराबर होते हैं तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो सीधी सी बात ये है कि 0 की मल्टीप्लाई जो इसमें करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से मैं प्रूव करना था कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कॉपी कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक लिखते हैं सिक्स जो नहीं बनता आपसे मुझसे पूछ सकते हो आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड value of k in order that occurs k in order that the points 5,5 k, 1 and 10,7 lie on straight line, lie on straight line। तो स्ट्रेट लाइन से कंफ्यूज हो जाता है। स्ट्रेट लाइन मतलब है तीनों पॉइंट्स, इसे ए दे दें हम, इसे बी दे दें, इसे सी दे दें, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, ए बी सी। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो के की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट्स lie on a straight line then area of triangle is 0। क्यों? पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो लाइन पर हैं तो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो रख दो बच्चे 1/2, यहाँ पे क्या है 5 k 10, 5 1 7, वही प्रोसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ 1 1 बराबर 0 बराबर 0। सॉल्व कीजिए 1/2 प्लस माइनस प्लस 5 को रखा 1 का 1 घटा 7 माइनस 5 को रखा, तो इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से k to 1 k minus 10 k minus 10 प्लस 1 को रखा 7k minus 10, 7k minus 10 क्या देख रहे हो आप लोग कि क्या रिजल्ट आया? 1/2, 1 में 7 गया तो 6, 5 गुना माइनस 6 माइनस 5 इंटू k माइनस 10 माइनस 5k प्लस 50, 7k माइनस 10 प्लस 7k माइनस 10 बराबर 0। 1/2। अब ये 2 इधर 0 में मल्टीपल होगा, आर पार में गुणा करने पर तो ये 0 हो जाएगा। माइनस का 30 माइनस 5k प्लस 7k प्लस 2k 50 प्लस 10 गए मुझे 40, तो क्या बचा हमारे पास 40 से 2k प्लस 10। तो एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये नेगेटिव, 0 का पॉजिटिव मतलब 2k प्लस 10 बराबर 0, 2k बराबर माइनस 10, तो k की वैल्यू माइनस 5। तो मुझे उम्मीद है कि लास्ट क्वेश्चन 7वां, यूजिंग द डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको k की वैल्यू निकालनी है, सेम जैसे चिता किया है ऐसे ही क्वेश्चन 7वां है। तो ये एक साइड आपकी समाप्त हो चुकी है, इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया है और ये चैप्टर बिल्कुल आपको इसी प्रकार से करना है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे आप चैप्टर 5
और कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर चैप्टर 3 में मैट्रिक्स में समझने में कुछ दिक्कत है। तो बच्चों को कुछ मैट्रिक्स का मैं बेसिक बता देता हूँ, जिन बच्चों से सिलेबस रह गया है वो एक बार थोड़ा सा मैट्रिक्स का बेसिक देख लें। इस लेक्चर में मैं ये चैप्टर खत्म हो चुकी है, सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स का बेसिक देख लें। बेसिक मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये समझना इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज नहीं है पर मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए वो रिवाइज कराते हैं मैट्रिक्स, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे, थोड़ा सा करा देते हैं। अब कोई मैट्रिक्स में जो होता है ऐसे लिखा जाता है, उसमें 2 × 2, इसका मतलब क्या है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। अगर यहाँ पे आपको कोई मिला जैसे 2 × 2, इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम। जैसे मैट्रिक्स में आपको देखा है ये I × J, I रो के लिए J कॉलम के लिए। अब इसमें क्या होता है कि 2 रो ऐसे रोके हैं, 1 रो 2 रो, 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 2 रो और 2 कॉलम एलिमेंट कैसे बनते हैं, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो चल गया तो उसका पहला कॉलम और दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ऐसे बनते हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट कहूँ कि भाई मैट्रिक्स बनाओ 3 × 2, कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 3 × 2 = 6, तो 6 एलिमेंट है, 3 रो है, 1 2 3, 2 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5। कैसे बनेंगे, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का पहला कॉलम और तीसरी रो का दूसरा कॉलम। इस तरह से तो कोई मैट्रिक्स हो दूसरी टाइप, तो मैट्रिक्स बनाना आपको आगे कि अगर टाइप सेकंड आपको एक मैट्रिक्स के एक क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, 18 एलिमेंट दे रखे हैं, आपकी बार एलिमेंट दे रखे हैं 18, तो फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो कितने प्रकार की मैट्रिक्स 18 एलिमेंट की बन जाएगी। अगर आपको 18 एलिमेंट दे रखे हैं तो कितने इसके ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो कैसे बनाते हैं ऑर्डर, 18 रो 1 कॉलम, ऐसे हो जाएगा एक मैट्रिक्स जिसके 18 रो हो 1 कॉलम, 1 रो हो 18 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, ऐसे 3 रो 6 कॉलम और 6 रो 3 कॉलम। तो इस तरह से कोई और फैक्टर नहीं बनता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्डर इसके पॉसिबल है, 6 ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स इसके 6 ऑर्डर पॉसिबल है 18 एलिमेंट का। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर इफ मान लो मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट को कितने ऑर्डर मिलेंगे, 1 × 5 और 5 × 2 और 2 मिलेंगे, तो कितने ऑर्डर है 2 ऑर्डर। इस तरह से हमें कोई एलिमेंट दे रखे तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है मैट्रिक्स के, तो ऐसे बताते हैं। और अगर आपको मैट्रिक्स में आपको ये पूछ लिया कि मैट्रिक्स में अगर इतने 3/2 के तो कितने एलिमेंट है, तो एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है जैसे थोड़ा सा मैट्रिक्स के ऊपर कि एक मैट्रिक्स है, ऐसे लिखा है Aij या Mij मैट्रिक्स है I + j की पावर ऐसे। इस मैट्रिक्स को बनाइए 2 × 3, तो कैसे बनाएंगे, एक मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, तो ये रो है और ये कॉलम है, तो 2, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम और दूसरी रो का तीसरा कॉलम। तो ये मैट्रिक्स 2 × 3 की तरह। इन मैट्रिक्स की वैल्यू निकालिए, पहले निकालना है A1, तो I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, 1 + 1 का स्क्वायर क्या है भाई, 2 का स्क्वायर 4, A1 2, I की 1 J की 2 का स्क्वायर, 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 9, A1 3, I की 1 J की 3 का स्क्वायर, 3 और 1 4 का स्क्वायर भाई 16, ऐसे A2 1, 2 + 1 का स्क्वायर, 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ऐसे A2 2, 2 + 2 का स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, ऐसे A2 3, 2 + 3 का स्क्वायर, 3 × 25। तो इन मैट्रिक्स में डालो इसी प्रकार से 4 9 16, 4 9 16, ये तो 4 9 16, 9 16 25, 9 16 25, तो ऐसे बन गया। दूसरी तो एक टाइप हमारे पास हो गई। तीसरी टाइप ऐसे है हमारे पास में कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यदि मेरी मैट्रिक्स के
ऑर्डर जैसे लिखा है x+2 y z और w बराबर में 10 20 5 4 ये देखें ये कितने मैट्रिक्स है? 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ये कितने की 2 रो। यदि ऑर्डर इक्वल है, इफ ऑर्डर आर इक्वल, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इक्वल, बोथ मैट्रिक्स यदि ऑर्डर इक्वल है, देखो यहां भी 2 बाई 2 की तो इन्हें इक्वेट कर देते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट इक्वेट। देखो पहले एलिमेंट से पहले की कंपेरिजन होगी, x+2 बराबर 10, x की वैल्यू क्या आ गई 8, दूसरे एलिमेंट की दूसरे से तुलना, y बराबर 20 तीसरे की तीसरे से तुलना, z बराबर 5 और चौथे की w बराबर 6। और मतलब यही सवाल ऐसे होगा x z 3 5 बराबर में 4 2 5 1 3 6। क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है? क्या ये आपस में इक्वल हो जाएगी? इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, 2 रो 2 कॉलम, इसका 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर नॉट इक्वल है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 का, इसका ऑर्डर 2 बाई 3 का, दे कैन नॉट इक्वल, दे द वैल्यू दे कैन नॉट बी इक्वेट, इन्हें हम इक्वेट नहीं कर सकते। इस तरह से इक्वेट केवल उस मैट्रिक्स को कर सकते हैं, x और y z की वैल्यू जब निकाल सकते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज पहली खत्म हो गई। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है कि मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वो सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चे? देखिए एक मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई होती है, यदि किसी मैट्रिक्स का यहाँ पे 2 और 2 गुना है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है, तो क्या ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी? तो बच्चे यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए ये पहले ये चेक करना सर इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती। तो देखो पहले से पहले कौन क्या करते हैं, नहीं मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल, मल्टीप्लाई पॉसिबल, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले तो ये चेक करना भाई मल्टीप्लाई होती है नहीं होती है। अगर इसका ये लास्ट का ये रो है, ये कॉलम है, इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो तो मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा? रिजल्ट जो आता है वो इनमें आता है 2 × 3। जो रिजल्ट आएगा इसका शुरू का इसका लास्ट का, जो रिजल्ट आएगा इसका वो 2 × 3 में आएगा, इसका रिजल्ट आएगा वो 2 × 3 में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है 2 बाई 2 की 1 2 3 4, इसका मतलब एक मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम, ये 4 एलिमेंट है, 4 इसमें एक मैट्रिक्स। दूसरी है जिसके 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, ये मैट्रिक्स है 2 बाई 3। अब रिजल्ट को मैं यहाँ लिखूंगा, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा मैंने बताया वो कितने का, पहला इसका लास्ट उसका स्लोप, ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और रिजल्ट किसमें आएगा? इसका ये स्लोप का 2 और इसका ये 3, तो रिजल्ट आएगा 2 बाई 3 में। इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, यानी 6 एलिमेंट आएंगे हमारे पास में, 2 रो आएंगे और 3 कॉलम आएंगे हमारे पास में, तो 6 एलिमेंट आएंगे हमारे पास में। तो इसके लिए मैं अब आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। आपको तरीका क्या होता है, इस रो की मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम से होगी और वो इस जगह पर होगी हमारे पास। पहली वाली रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से होगी, 1 की गुना 1 से भी, तो 1 × 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 × 4। तो देखो हो गया ना, पहले रो की पहले कॉलम से हो गई और उसको हटाना पड़ेगा। अब इसी रो की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और वो पोजीशन नंबर 7। 1 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, 1 × 2 प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 2 × 5 हो गई, यानी इस रो की इस कॉलम से हो चुकी। अब इस रो की तीसरे कॉलम से होगी और वो पोजीशन नंबर 3 है प्लस में। 1 की मल्टीप्लाई 3 से की, 1 × 3 प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 6 से की तो 12। अब देखिए तो पहली रो की तीनों कॉलम से हो चुकी है। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे यहाँ पर, दूसरे कॉलम से करेंगे यहाँ पर और तीसरे कॉलम से करेंगे यहाँ पर।
3 की 1 से की तो 3 गुना में 1 प्लस 4 की 4 से की तो 4 गुना में 4। अब इसी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे, 3 की 2 से 3 तो 6, 3 गुना में 2 प्लस 4 गुना में 5, 4। अब इसी रो की तीसरे कॉलम से करेंगे, 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3 प्लस 4 इंटू में 6, 4 इंटू में 6। इनका आंसर लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या है भाई, 1 प्लस में 4 में 8, 1 प्लस में 8, यहाँ पे क्या है 2 प्लस में 10, 3 प्लस में 12, 3 प्लस में 16, 6 प्लस में 20, 9 प्लस में 24। कितना आ गया 9, 12 और 12 19, 26, 33। तो ये मेरे पास आंसर आएगा। तो ये मैट्रिक्स का पक्का कि मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगी, इसका ये लास्ट वाला और इसका ये शुरू वाला अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और रिजल्ट किसमें आते हैं, इसका ये शुरू वाला और इसका ये लास्ट वाला, इसका रिजल्ट आता है। तो आपको कंफर्म हो जाए चीज पे 6 एलिमेंट आएंगे, इस तरह से आएंगे 2 3 4 5 6, यानी 2 रो, देखो 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3 इस तरह से। तो अगर मैं इसमें आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो ये थी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने की टेक्निक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो मैट्रिक्स है और आप कंफ्यूज होकर गलत कर रहे सवाल को, तो सवाल को करना ही मत। जैसे सवाल है, ये है सवाल नॉर्मली 1 2 3, इसमें क्या है एक ही रो है, कॉलम कितने हैं 3 है, इसकी मल्टीप्लाई मैं किसी मैट्रिक्स से करना चाहता हूँ 1 2 3 4। तो इसमें चेक करेंगे क्या इसकी मल्टीप्लाई इसमें पॉसिबल है कि नहीं। इसकी मैट्रिक्स क्या है 2 रो 2 कॉलम, क्या इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी नहीं होगी। तो देखिए ये 3 और ये 2, क्या 3 2 के बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल, इसकी मल्टीप्लाई ही नहीं होगी, इसकी मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। आया समझ नहीं आया, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी हमारे पास। अगर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 इसे मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई से करनी है 4 5 6 इससे। तो ये मैट्रिक्स कितने की है, इस मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम, 1 2 3, इसमें एक कॉलम है, रो तो 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं एक कॉलम है। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, 3 बराबर 3 बिल्कुल पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल, मल्टीप्लाई बिल्कुल हो जाएगी, पॉसिबल है। और किसमें रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या बताया था, इसका ही स्टार्टिंग वाला और इसका ही लास्ट वाला रिजल्ट आएगा 1 into 1 में, एक रो और एक कॉलम। करो मल्टीप्लाई, पहले रो की पहले कॉलम से करेंगे, 1 की 4 से 1 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into 6। तो क्या आंसर आया 4 प्लस 5 10 प्लस 18, 10 14 18 8 12 32। तो आंसर कितना गया 32। तो एक ही रो एक कॉलम इसमें 32 भी ले सकते। तो आपने मल्टीप्लाई करने के बिल्कुल कंप्लीट नियम को समझ लिया है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पूरी तीसरी एक्सरसाइज में कंप्लीट क्वेश्चन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए दे रखे हैं। इसके रिगार्डिंग में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, वो नोट्स को ढंग से पढ़ो, फिर सब क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ एक अच्छी चीज़ थी जिसको मैं आपको हाईलाइट कर रहा था कि आप कई बार मल्टीप्लाई करने में गलती करते हो, तो फिर टेक्निक को समझना, सब तरह की मल्टीप्लाई हो जाएगी और हमें हर तरह की कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट है उसे कंप्लीट करेगा। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मेरे प्रूफ हो चुके हैं, ये दोनों चैप्टर मेरे कंप्लीट है। अब जो डाउट है वो सेंड कर देना। अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5। इन दोनों चैप्टर की कॉपी कंप्लीट हो जानी चाहिए। दोनों चैप्टरों को एलिमेंट की बुक से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। इन बच्चों के जिन बच्चों के पास अभी एलिमेंट की बुक नहीं है वो इस टाइम एनसीईआरटी बुक से कर लें। थैंक यू।